तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का इतिहास। जी हाँ, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के इतिहास को कुछ विषय वस्तु के साथ गहराई तक जाना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक जो एज है उसके बारे में, जिसमें आपका पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल ताम्रपाषाण और जो आयरन एज है वो आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे पुरापाषाण काल पेलियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, पाषाण माने पत्थर, लिथिक मतलब पत्थर। ठीक है, इसको ध्यान देना है। पुरापाषाण काल के अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्थलों से संबंधित होते हैं। कौन से स्थल या कौन सी नदी घाटी या कौन सी जो प्रमुख विषय वस्तु है कहाँ पे मिली है उसके बारे में। तो पुरापाषाण से संबंधित मध्य प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। नर्मदा घाटी पे सबसे प्राचीनतम मानव का प्रमाण नर्मदा मानव हथनौरा में मिला है। हथनौरा जिला सीहोर में है। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसको खोजा था और इसी नर्मदा मानव के साथ एक जो विलुप्त हाथी है स्टेगाडॉन का जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा खोज की गई नर्मदा मानव की, जो भारत में प्रथम मानव साक्ष्य है जिसमें मानव की खोपड़ी मिली है। तो डॉक्टर एच.डी. सांकलिया एवं सुपेरकर, इन्होंने महादेव पिपरिया जो होशंगाबाद में है वहाँ से 860 पत्थर के औजार प्राप्त किए हैं। ये दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरा, बेतवा घाटी, सोन नदी घाटी, सोनार घाटी, ये भी जो है पुरापाषाण काल से संबंधित है। और सोन घाटी में निसार अहमद ने बहुत खोज की थी और सर्वेक्षण किया था, यहाँ से बहुत सारे पाषाण औजार को प्राप्त किया था निसार अहमद, सोन घाटी। भीमबेटका के आते हैं। भीमबेटका, रायसेन, प्रोफेसर वाकणकर का नाम प्रमुख है। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी। यहाँ पे लगभग 700 जो गुफाएं हैं, शैलाश्रय हैं, मिले हैं, जिनमें से लगभग 500 जो है चित्रित शैलाश्रय हैं। प्रश्न पूछा जाता है चित्रित शैलाश्रय, तो आपको प्रोफेसर वाकणकर का नाम याद रखना है, भीमबेटका, रायसेन। ठीक है, इसके बाद आदमगढ़ के जो शैलाश्रय हैं उनमें जो है जो आपका पुरापाषाण है और कुछ हद तक जो है मध्य पाषाण के भी उसमें औजार मिले हैं। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। फिर जावरा आ जाता है। जावरा के बाद रायसेन, पचमढ़ी, इसके बाद केन घाटी, एक बरखुस जगह है। संग्रामपुर आपका दमोह में है। देवरी, सुखचाई नाला बुरधाना में है। भुतरा नरसिंहपुर में है। और एक चीज़ और देख लें कि जो वेल्लित परत है, फ्लैक्स है, नर्मदा के जो धुआंधार जलप्रपात है भेड़ा घाट का, उसमें कुछ फ्लैक्स की परतों की प्राप्ति हुई है, वल्लित परत उनको कहते हैं। तो ये प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। ये सब पुरापाषाण काल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मध्य पाषाण काल में, मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। इसमें शुरुआत करते हैं आदमगढ़ शैलाश्रय से। आदमगढ़ शैलाश्रय आर.बी. जोशी ने इस जगह को खोजा था। आर.बी. जोशी 25,000 लघु पाषाण, लघु माने माइक्रो और पाषाण मतलब पत्थर, 25,000 माइक्रोलिथ को इन्होंने खोजा था। आदमगढ़ ये मध्य पाषाण का बेहतरीन उदाहरण। विंध्य क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र में आपका बघेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड का कुछ एरिया आता है। विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल महोदय ने 1867 में यहाँ पे पाषाण पत्थरों और कुछ औजारों की खोज की थी विंध्य क्षेत्र में। तो सीधे प्रश्न पूछा जाता है विंध्य क्षेत्र से कौन संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बाघ की गुफाएं, जिलाधार, बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं हैं जिलाधार में, यहाँ पे भी माइक्रोलिथ्स प्राप्त हुए हैं। तो ये भी मध्यकालीन जो हमारा मध्यकालीन काल की विशेषताएं यहाँ पे मिलती हैं। आदमगढ़, जैसा कि हमने कहा था कि मानव के साथ कुत्ते के शव को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं और प्रथम पशुपालक के साक्ष्य इसे माना जाता है। प्रथम पशुपालक का साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़। ठीक है, तो आदमगढ़ की बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप देखिए नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में नवपाषाण काल में नवपाषाण के सबसे ज़्यादा जो इसमें उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं, खोज हुई है, वो है भोपाल के आसपास का इलाका, मनुआ भान टेकरी, भोपाल के आसपास मनुआ भान टेकरी, नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स, ये सब लघु पाषाण के उदाहरण हैं। खांचेदार क्रोड, पत्थर के क्रोड मिले हैं खांचेदार, उनकी प्राप्ति हुई है इन जगहों से। ठीक है, इसके बाद
बाद बैरागढ़ आते हैं, अर्धचंद्राकार और समलंब आकार के पाषाण के औजार मिले बैरागढ़ से। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट, तिलवारा और लमेहा घाट में मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। प्रमुख क्वेश्चन है मानव बस्तियों के प्रमाण नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट, तिलवारा और लम्हेरा घाट में मिले हैं। रीवा संभाग की बात करें तो यहाँ पे सोन घाटी है, इटार पहाड़ है, बनास नदी है, मोहन नदी है। इन सब नदियों में, नदी घाटियों में मध्यकालीन जो काल है, मध्यकालीन पाषाण के उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं, मिले हैं। ठीक, संग्रामपुर प्रमुख है 1866, दमोह जिले में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो चचाई जलप्रपात है और गोविंदगढ़ का तालाब है, यहाँ पे भी आपका लघु पाषाण के उदाहरण मिले हैं। अब हम आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसको चैलेकोलिथिक भी कहा जाता है। पिछली बार भी कई 2-3 पीएससीओ में भी ये प्रश्न पूछा गया है, पटवारी में, जेल प्रहरी में। चैलेकोलिथिक, ताम्रपाषाण तो याद रहता है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन हिंदी में कभी कभी लिख देते हैं चैलेकोलिथिक। चैलेकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण का मतलब तांबे का युग, तांबा धातु है उसका युग। तो ताम्रपाषाण जो बस्तियां हैं मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक पाई गई हैं, जहां तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। उनमें नवदा टोली, नागदा, कायथा, आवरा, आवरा ये मंदसौर में है, एरण सागर में, बेसनर विदिशा, महेश्वर खरगोन में है, इनाम गांव, मनोती। इन सभी स्थलों के उत्खनन एवं सर्वेक्षण का कार्य एच.डी. सांकलिया ने किया था। मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति में सर्वेक्षण एवं उत्खनन का कार्य मध्य प्रदेश में एच.डी. सांकलिया ने किया था। यहाँ पे जो मालवा के क्षेत्र में जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये भूरे रंग के थे और इनके ऊपर जो है एक लाइनें खींची होती थी, ऊपरी आरेख थी और चिपकावा विधि से काले एवं गुलाबी रंग चिपकाए गए थे। इसे मालवा की मृदभांड परंपरा भी कहा जाता है। होशंगाबाद में पचमढ़ी के नज़दीक मामा भांजा शैलाश्रय मिले हैं, जिनमें चित्रकारी की अद्भुत अलौकिक कृति मिली है। 29 चित्र इसमें पाए गए हैं। ये भी ताम्रपाषाण कालीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम इसके बाद इसको एक बार फिर से देख लीजिए और इसके बाद हम चलेंगे कि इन स्थलों का मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रहा है और कौन कौन से खोजकर्ता थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आ जाइए, इस मैप को देखिए, मध्य प्रदेश का मैप है। ग्वालियर, ऊपर देखिए ग्वालियर से उत्खनन 2 साइट्स थी, पवैया और ग्यारसपुर। सीधे प्रश्न पूछ लेगा पवैया कहाँ है, ग्यारसपुर कहाँ है। ठीक है, तो बीबी लाल, ये जो हमारे जियोलॉजिस्ट थे, बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे, बीबी लाल महोदय, इनका संबंध ग्वालियर से है। इसके बाद आ जाते हैं हम सतना में देखिए भरहुत बौद्ध स्तूप है। सतना भरहुत बौद्ध स्तूप 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा था। यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। दुबरा कोठार एक बौद्ध स्थल है, ये रीवा जिले में है, रीवा के पास। इसके बाद हम सागर में आते हैं। देखिए सागर में एरण जो जगह है, कृष्णदत्त वाजपेयी ने इनको खोजा था। भानुदत्त अभिलेख भी इसे कहा जाता है और इसमें सती प्रथा का, भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेख, पहला प्रमाण एरण से प्राप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं रायसेन की ओर। रायसेन में देखते हैं भीमबेटका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रायसेन भीमबेटका किस जिले में है? रायसेन जिले में है। प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका में मिले। चित्रित शैलाश्रय सबसे पहले कहाँ मिले? भीमबेटका में मिले। और खोजकर्ता का सबसे प्रमुख नाम प्रोफेसर वाकणकर। ठीक है, इसे याद रखना है, भूलना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होशंगाबाद, अभी हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण और मध्यकालीन पाषाण में पशु और कुत्ते का शव मिला था आदमी के साथ। आदमगढ़ वो जगह और कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले। जिला है होशंगाबाद। अब हम आगे बढ़ते हैं सीहोर की ओर। तो सीहोर में नर्मदा मानव हथनौरा एक जगह, जहां नर्मदा मानव की खोज अरुण सोनकिया के द्वारा, और एक विलुप्त हाथी स्टेगाडॉन की भी यहाँ पे अस्थियां मिली हैं और हथनौरा में मानव की खोपड़ी मिली है। नर्मदा मानव इसको नाम दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जगह जिला सीहोर में। इसके बाद आते हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, उसमें देखिए आप कि महेश्वर और नवदा टोली, डॉक्टर एच.डी.
सांकल्या का योगदान इसमें, और ये खरगोन जिले में आपका नवदा टोली, महेश्वर, ताम्रपाषाण नगरी, नर्मदा के दक्षिण तट पे महेश्वर और उत्तरी तट पे नवदा टोली, ये ताम्रपाषाण संस्कृति का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक और ताम्रपाषाण संस्कृति डांगवाला और कायथा, कायथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण, कायथा ताम्रपाषाण संस्कृति उज्जैन, उज्जैन ध्यान रखना है आपको, कायथा कहाँ है पूछा जाता है, उज्जैन में है। इसके बाद हम आते हैं एक मंदसौर जिले पे, मंदसौर पे आवरा, हिंगलाजगढ़ और इंद्रगढ़, ये जो साइट्स हैं एच.वी. त्रिवेदी ने इन्हें खोजी थी। ताम्रपाषाण कालीन या चैल्कोलिथिक संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। जिला मंदसौर पूछा जाता है, आवरा कहाँ पर है, जिला मंदसौर में आता है। तो ये तो बात रही प्रागैतिहासिक काल के जो भी हमारे स्थल थे, संबंधित थे, उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब आगे हम चलते हैं। अब आप देखिए इस पे मध्य प्रदेश का पुनः एक बार मैप हम देखेंगे और फिर से हम शुरू करेंगे ग्वालियर के पद्मावती से। पद्मावती सीधे पूछ लेता है ये स्थल कहाँ पर है, पद्मावती ग्वालियर में है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, दतिया में है। चेदी जो वंश था ये बुंदेलखंड का जो इलाका है और ग्वालियर का इलाका है। खजुराहो तक का जो इलाका है आपका, कालिंजर तक के किला का इलाका है, छतरपुर पन्ना तक का, यहाँ पे चेदी वंश का शासन चलता था। चेदी जनपद कहा जाता था। मध्य प्रदेश के 16 जनपदों में अवंती और चेदी ऐसे जनपद थे जो कि बौद्धकालीन और जैनकालीन जो महाकाव्य हैं उनमें जो 16 जनपद मिलते हैं उनमें से 2 मध्य प्रदेश में, एक था चेदी और दूसरा अवंती उज्जैन। ठीक है, अवंती उज्जैन। तो अब आते हैं हम सुक्तिमुति। जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। सुक्तिमती का नाम बांदा, वर्तमान में जो बांदा जिला है वो सुक्तिमती है। देवरा कोठार हमने पहले बताया बौद्धकालीन स्थल है रीवा जिले में। कौरुष क्षेत्र, बघेलखंड को कौरुष क्षेत्र भी कहा जाता है। कहीं करुष लिखा मिलेगा आपको, कौरुष मिलेगा। बघेलखंड का ये इलाका जिसमें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली का इलाका आता है, इसको ध्यान देना है, बघेलखंड। अब इसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ का पुराना कटा हुआ भाग ये वाला, यहाँ पे रामायण में चर्चा हुई दंडकारण्य और महाकांतार के घने जंगल, ये जो अरण्यक थे, जो जंगल थे, दंडकारण्य और महाकांतार, ये छत्तीसगढ़ में है। और ये भी कहा जाता है कि रामायण में जो चर्चा है शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती की, वह दर्शान या विदिशा का शासक था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है, दर्शान या विदिशा में राम के जो पूर्वज थे रघुकुल में किसने शासन किया, तो शत्रुघाती। इसके बाद दक्षिण कौशल में कुश का नाम आता है, राम के पुत्र कुश का नाम, उन्होंने दक्षिण कौशल में शासन किया। एक साइट आती है डोंगरिया, बालाघाट से संबंधित है, इसको ध्यान देना है, बालाघाट से संबंधित है। ताम्रपाषाण संस्कृति में भी इसका थोड़ा सा जिक्र आता है। इसके बाद त्रिपुरी या तेवर जबलपुर में है। तुंडीकर एक जगह है, तुंडीकर को दमोह भी कहा जाता है, अब पहले तुंडीकर नाम था। साकौर एक जगह है जो कि दमोह में आती है। एरन को सागर में है, इसको सुभोग नगर भी कहा जाता था। ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य यहीं से मिले, भानुगुप्त अभिलेख यहीं का है। रायसेन में सांची स्तूप है, उदयगिरी की गुफाएं हैं, भीम बेटका है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी हैं, भीम बेटका, सांची स्तूप, उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, जैन मंदिरों से संबंधित। इसके ऊपर चले जाइए, विदिशा आता है, विदिशा को बेसनगर कहते हैं, दर्शान कहते हैं। गरुण स्तंभ, हेलियोडोरस का जो स्तंभ है गरुण स्तंभ बोलते हैं। भागवत धर्म का प्रचारक शुंग वंश के द्वारा बनाया गया यह स्तंभ खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो इन शब्दों को याद रखना है। तुमैन स्तूप कहाँ पर है, तुमैन स्तूप अशोकनगर में है। तुमैन अभिलेख कहाँ पर है, गुना में है, उसी के बगल में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अवंती थी 2 भागों में बटी थी। पश्चिमी मालवा को अवंती कहा जाता था, इसको बौद्ध काल में अच्युतगामी भी कहा जाता था। अच्युतगामी, अवंती, उज्जैन, पश्चिमी मालवा एक ही चीज़ है। बौद्ध काल में अच्युतगामी कहा जाता था। और पूर्वी मालवा को आकार कहा जाता था, पूर्वी मालवा को आकार कहा जाता था। उज्जैनी 2 भागों में थी, उत्तरी और दक्षिणी, बीच में बेतवा नदी।
उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती या महेश्वर। ठीक है। अब मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये मंदसौर में है, संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख। इसमें एक चीज़ और, बुनकरों की बारे में इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा दी हुई थी कि बुनकर कैसे काम करते थे, बुनकरों की कौन कौन सी श्रेणियां थी। तो बुनकर अभिलेख भी इसे कहा जाता है, मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है, संस्कृत अभिलेख भी कहा जाता है, संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। बौद्ध स्तूप एक उज्जैन में भी है, उसमें जो कुमार देवी थी उसके समय, अशोक के समय कुमार देवी के नाम पे ही ये वैश्य टेकरी का आज स्तंभ मिला, बौद्ध स्तूप मिला हुआ है उज्जैन में, अवंती में है ये। तो वैश्य टेकरी एक खंडहर है जहाँ पे बौद्ध स्तूप था। ठीक। अब इसके बाद आते हैं सीहोर में एक जगह पानगुरड़िया। पानगुरड़िया पूछा गया है प्रश्न, किस जिले में है, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं, किस जिले में है, तो इसको संभल के ये याद रखना है। अनूप देश किसे कहा जाता है, तो जो खंडवा और खरगोन का निमाड़ वाला जो इलाका है, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ खंडवा को बोलते हैं और पश्चिमी निमाड़ खरगोन को बोलते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, और दोनों को मिला के निमाड़ या अनूप देश की बात होती है, तो हम किसको कहते हैं, खंडवा और खरगोन। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र। इसके बाद खंडवा को मांधाता नगरी भी कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे मुचकुंद, उनके द्वारा यह नगरी बसाई गई, मांधाता नगरी। ओंकारेश्वर का मंदिर भी उसी पे है, और खंडवा जिला इसको मांधाता नगरी के नाम से जाना जाता है। और यदुवंशी राजा है का जो आगे की ओर जो उनकी राजवंशावली है, उसमें राजा महिष्मत का नाम आता है। इन्होंने इस मांधाता नगरी का नाम महिष्मती रख दिया था। किसने, यदुवंशी है वंश के शासक महिष्मत ने। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बुरहानपुर को खानदेश भी कहा जाता है। कसरावद स्तूप खरगोन में है। ये हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमें ऐतिहासिक और वर्तमान समय को कोरिलेट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आगे ही क्रम से हम इसी तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, शब्दों को ध्यान रखिए, बार बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस पे विजय पाएंगे। इतना ही, थैंक यू।